चलिए शुरू करते हैं। रिपीट टेस्ट है चूँकि, इसीलिए अंक की सीमा 120 है। 120 से कम किसी के नहीं आने चाहिए। 120 से अगर कम है अभी भी किसी के, तो उसकी तैयारी में अभी कमी है, सुधार की ज़रूरत है उसमें। पहला प्रश्न है, दक्षिण भारत में बृहदीश्वर मंदिर के मुख्य मंडप विमान की ऊंचाई है 190 फीट। 190 फीट। इसे और भी किसी नाम से जानते हैं? राजराजेश्वर मंदिर, वेरी गुड। और तंजावुर पेरियार, गुड। तंजावुर पेरियार कोविल नाम से भी जानते हैं इसे। किसने बनवाया था? राजा राजराजेश्वर ने। हाँ, 11वीं सदी बोल सकते हैं, ठीक है। किस चीज़ का बना हुआ है? अरे वाह। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। ग्वालियर किले में स्थित सास बहू का मंदिर किन शासकों ने बनवाया था? हाँ, कछवाहा वंश। सास बहू के मंदिर का असली नाम क्या है? सहस्त्रबाहु मंदिर, गुड। और किसने बनवाया था? महिपाल ने, वेरी गुड। आप भी सही कह रहे हैं, सास बहू ने मिलकर के ही बनवाया था। और इस तरीके का ये पहला ही मंदिर है। सास बहू एक साथ बना सकती है कुछ? वो संभव नहीं है, ठीक है। लेकिन ये अपनी तरीके का पहला ही मंदिर है जिसमें इतना प्यार देखने के लिए मिलता है। होयसल शासन काल के मंदिर की प्रमुख विशेषता है अत्यधिक अलंकरण। 4 नंबर सवाल है, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा भारत का सबसे बड़ा दरवाजा है। वह चबूतरे से इसकी कुल ऊंचाई है 134 फीट। कई जगह 176 फीट भी है ये, ठीक है। हाँ सॉरी, ठीक है। निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। क्यों करवाया था? वेरी गुड, गुजरात विजय की याद में। दिल्ली 5 नंबर है, दिल्ली स्थित कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। हड़प्पा सभ्यता के विषय में सर्वप्रथम ज्ञान कब हुआ? 1878 में। सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। सही से और सफाई से प्रश्नों के उत्तर का पर निशान लगाएंगे, तो फिर अब मौका नहीं मिलेगा आपको। दोबारा मौका कोई नहीं है, किसी का गलत हो गया तो गलत ही रह जाएगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा हर प्रश्न का उत्तर। तांबे का हंस कहाँ से प्राप्त हुआ? इंपॉर्टेंट सवाल है। लोथल से। झूकर तथा जागर सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले हैं? चैनोदों। सही है। झूकर तथा जागर सभ्यता का परिचय सर्वप्रथम श्री मजूमदार ने कब कराया? 1933 में। वर्ष 1922 में मोहनजोदड़ो, हाँ सॉरी 1932, गुड, वेरी गुड, 1932। वर्ष 1922 में मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खुदाई किसके नेतृत्व में संपन्न हुई? डॉक्टर बनर्जी। क्या नाम है पूरा? हाँ, राखाल दास बनर्जी। सिंधु घाटी वासियों ने सबसे अधिक किस धातु का प्रयोग किया है? तांबा। तांबे का प्रयोग क्यों करते थे? दिनेश ओ, अच्छा, आप बताइए दीदी। हाँ, ये हजारों साल तक चल सकता है। केवल यही ऐसी धातु है जिसको लंबे समय तक जो खराब नहीं होगा, गुड। सिंधु सभ्यता में किस पशु का सर्वाधिक महत्व था? वृषभ। सिंधु घाटी में सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किस स्थान पर हुआ? हड़प्पा। दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो। इंपॉर्टेंट सवाल है। मोहनजोदड़ो से एक प्रसिद्ध मूर्ति नर्तकी प्राप्त हुई है, यह किस धातु से बनी है? तांबा। अगर तांबा नहीं होता तो? हाँ, वेरी गुड, कांसा। कांसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो कई मिश्रित धातु की जाती है, उसमें उसका एक अनुपात होता है, उस अनुपात से मिला करके, गुड। वो लिखवा रखा कौन कौन सी धातु मिलाई जाती हैं। 17 नंबर सवाल देखिए, वो डिटेल में वहीं पढ़ लेना पिछले टेस्ट में। भूरे रंग के मिट्टी के बर्तन बनाने वाली जाति को किस सभ्यता के नाम से पुकारा जाता है? जागर।
सिंधु सभ्यता में पशुपति की आकृति किस पर अंकित प्राप्त हुई है? मोहर पर। लोथल सभ्यता किसके अंतर्गत आती है? सिंधु। सिंधु घाटी की सभ्यता में किस स्थान से प्राप्त मूर्तियों के सर काले रंगे हुए हैं? झोब। इंपॉर्टेंट सवाल है। 1922 में श्री राखालदास बनर्जी ने सिंधु के किस स्थान पर उत्खनन कार्य किया? मोहनजोदड़ो। पंचतंत्र में लिखे धूर्त लोमड़ी की कहानी को प्रस्तुत करती चित्रकारी वाला मर्तबान मिला है? लोथल में। सिंधु सभ्यता की खुदाई का कार्य किस सन में शुरू किया गया था? 1922-23 में। 1921 में दयाराम साहनी ने, 1922 में राखालदास बनर्जी ने, ये लिखवा दिया था मैंने पहले भी, और 1826 में चार्ल्स मैसन नामक अंग्रेज ने। हाँ ठीक है भाई। हाँ तो इसको जैसे ही प्रश्न आता आप उसका उत्तर वैसे ही दे देंगे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की आकृति वाली मोहर में पशुपति के दाएं और किस पशु की आकृति है? हाथी की। हड़प्पा से प्राप्त लाल पत्थर की बनी एक मनुष्य के धड़ की मूर्ति किस संग्रहालय में सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। 26 नंबर सवाल है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में हड़प्पा से प्राप्त एक मूर्ति जिसमें मां के साथ जुड़वा बच्चों को बनाया गया है सुरक्षित है, यह किससे बनी है? पक्की मिट्टी से बनी है। भांडालेख किसे कहा गया है? मिट्टी के बर्तनों पर चित्रित अलंकरण को भांडालेख कहा जाता है। भांडे किसको कहते हैं? बर्तनों को बोलते हैं। 28 नंबर सवाल है, हड़प्पा के मुख्य मार्ग की चौड़ाई थी 33 फीट। वह सही है। सिंधु घाटी से किस धातु के बने औजार मिले हैं? तांबा। सिंधु घाटी की झोब सभ्यता से प्राप्त मिट्टी के बर्तन किस रंग के बनाए गए हैं? बैंगनी लाल रंग। सिंधु सभ्यता से प्राप्त सिलखड़ी से निर्मित मोहरों का आकार क्या है? 1 इंच से 2.5 इंच। पहले पे लिख लीजिए। मुर्दों का टीला किसे कहा गया है? मोहनजोदड़ो को। सिंधु सभ्यता निम्न में से किस काल की है? पूर्व ऐतिहासिक काल। मोहनजोदड़ो में निम्नलिखित में से किस वस्त्र के उल्लेख मिले हैं? सूती वस्त्र। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मातृ देवी की मूर्ति किससे बनी है? मिट्टी से। इंपॉर्टेंट सवाल है। जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है? मातृ देवी में और नर्तकी में अंतर है। इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। जब प्रश्न का उत्तर देंगे तो दोनों को ध्यान में रखेंगे, मातृ देवी पूछा है या नर्तकी पूछा है। जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में है। प्राप्त शिलालेख के अनुसार जोगीमारा गुफा थी वरुण देवता का मंदिर। सन 1914 ईस्वी में जोगीमारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां बनाने कौन गए थे? असित कुमार हल्दर और समरेंद्रनाथ गुप्त। वह सही है। जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी में स्थित है? रामगढ़। जोगीमारा गुफा के लेख किस शताब्दी के हैं? 3री शताब्दी ईसा पूर्व। जोगीमारा गुफा की छत की ऊंचाई है 6 फीट। जोगीमारा गुफा की लंबाई चौड़ाई है 9 मीटर। हाँ गुणा 4.5 मीटर। यह ठीक है। डी पे निशान लगा सकते हैं। हाँ 10 गुणा 6 पे भी निशान लगा सकते हैं। इसमें ऑप्शन मीटर में ही दिए हुए हैं सारे, तो उसके अकॉर्डिंग लगाओगे। 2 मीटर से ऊपर तो बढ़ जाएगी। कौन सा? 9 मीटर का मतलब बैठता है लगभग 9 तो 30 फीट। 10 फुट साइज की लंबाई है। तो फिर तो 10 भी सही नहीं। तो मीटर आएगा तो उस पर फिट आएगा। चलिए फिलहाल 9 मीटर और 4.5 मीटर। 4.5 मीटर इस पे निशान लगा लेंगे। ठीक है। असित कुमार हल्दर ने जोगीमारा के कितने चित्रों का वर्णन किया? 7। असित कुमार हल्दर ने जोगीमारा के चित्रों का विषय। अच्छा जो ये साइज है, साइज वाले सवाल कम ही आते हैं, बाई चांस से कोई आ गया, क्योंकि इन पे कुछ सवाल ऐसे हैं जिन पे आज तक भी एक मत नहीं है कोई भी। असित कुमार हल्दर ने जोगीमारा के चित्रों का विषय क्या माना है? देवदासियों से संबंधित। विंसेंट स्मिथ ने जोगीमारा के कितने चित्रों का वर्णन किया है? 4। अजंता गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? महाराष्ट्र। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? 30। अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं हैं? 2।
कौन कौन से प्रकार की हैं? ओह, वेरी गुड। अजंता की कितनी गुफाओं में चित्र प्राप्त हुए हैं? कौन बता सकते हैं कौन कौन सी? हाँ, 1, 2, 9, 10, 16, 17। गुड। कुछ चित्र ठीक है, जो अधिकतर कैसे हैं? खंडित हैं, मिट चुके हैं। अजंता की गुफाओं का पता कब चला? 1819। इंपॉर्टेंट सवाल है। अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है? टेम्परा। 52 नंबर सवाल देखेंगे। अजंता की गुफाओं का विवरण पत्र सर्वप्रथम किसने प्रकाशित कराया? विलियम एरिस्किन। वह सही है। अजंता के चित्रों की अनुकृतियां सर्वप्रथम किसकी अध्यक्षता में बनाई गई? रॉबर्ट गिल। अजंता की सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? 9-10। 1915 में इंडियन सोसाइटी के ने अजंता फ्रेस्कोस नाम से अजंता के किन चित्रों की प्रतिलिपियों को प्रकाशित कराया? 1909 से 1911 के मध्य बनी प्रतिलिपियों को। अजंता का सर्वश्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ? गुप्त काल में। इंपॉर्टेंट सवाल है। अजंता गुफा के चित्र किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। इंपॉर्टेंट सवाल है। अजंता की कौन कौन सी गुफाओं में चित्र मिलते हैं? 1, 2, 9, 10, 16, 17 से। इंपॉर्टेंट सवाल है। अजंता शैली को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 3 में। इंपॉर्टेंट सवाल है। सदंत जातक चित्र किस वर्ग में आता है? वर्णनात्मक। इंपॉर्टेंट सवाल है। पद्मपाणि बोधिसत्व का चित्र किस वर्ग में आता है? रूप वैदिक। इंपॉर्टेंट सवाल है। पद्मपाणि बोधिसत्व का चित्र किस गुफा में चित्रित है? गुफा संख्या 1। इंपॉर्टेंट सवाल है। मणासन राजकुमारी का चित्र किस गुफा में है? गुफा संख्या 16। इंपॉर्टेंट सवाल है। अजंता के चित्र में कितनी चित्र शैलियों को निकाला जा सकता है? 20। इंपॉर्टेंट सवाल है। अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित हुई हैं? क्रिस्टल पैलेस, इंग्लैंड। इंपॉर्टेंट सवाल है। चैत्य को कहा जाता है पूजा गृह। इंपॉर्टेंट सवाल है। जातक कथाओं से अभिप्राय है भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं से। जेम्स फर्ग्यूसन ने अजंता की यात्रा कब की थी? 1818 में। राहुल समर्पण का चित्र अजंता की किस गुफा में? 1819। गुड। एस सही है। राहुल समर्पण का चित्र अजंता की किस गुफा में है? गुफा संख्या 17। 69 नंबर इंपॉर्टेंट सवाल है। 70 नंबर सवाल देखेंगे। बाघ गुफाएं इंदौर से कितनी दूरी पर स्थित है? 150। बाघ गुफाओं का सर्वप्रथम परिचय तथा विवरण किसने दिया? लेफ्टिनेंट डैगरफील्ड ने। बाघ गुफा के चित्रों का निरीक्षण कर्नल सीलवर्ड ने कब किया? 1907-8 में। बाघ गुफाओं की संख्या कितनी है? 9। बाघ की किस गुफा के में सुंदर चित्रों के अवशेष सुरक्षित हैं? रंग महल। हाथी खाना किस नंबर की बाघ का गुफा का नाम है? 3री। इंपॉर्टेंट सवाल है। किसने बाघ गुफाओं पर लेख प्रकाशित किए? हाँ, सभी ने। डी सही है। सन 1920 में किस चित्रकार ने बाघ के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? मुकुल्डे ने। सही है। सन 1921 में किन 2 कलाकारों ने बाघ के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? नंदलाल बोस और असित कुमार हल्दर। वह सही है। बाघ गुफा का रचना काल अजंता की किस गुफा के समकालीन माना जाता है? 1 व 2। वह सही है। गायक दल का चित्र बाघ की किस गुफा में चित्रित है? 4थी। वह सही है। श्रीलंका की किस गुफा को चित्र अजंता शैली से मिलते जुलते हैं? सिगिरिया। सही है। सिगिरिया गुफाओं की खोज किस सन में हुई? 1830 में। इंपॉर्टेंट सवाल है। 1889 में सिगिरिया के चित्रों की प्रतिलिपियां किसने तैयार की थी? मिस्टर मुरे। वह सही है। इंपॉर्टेंट सवाल है। सिगिरिया में 2। सिगिरिया में कुल कितनी गुफाएं हैं? 6। सवाल नंबर 85। ये फास्ट इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आपको ये अच्छे से रट चुके हैं। आप इसे बहुत बढ़िया तरीके से याद होगा। और बेस का टेस्ट है और शुरू का टेस्ट है, इसलिए इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसमें हम समझते हैं सबके 125 ही आ जाने चाहिए। ये ऐसा पेपर है। दूसरा इम्पोर्टेंट भी है। बहुत सारे सवाल इस टेस्ट पेपर में बेहद इंपॉर्टेंट है, जो आएंगे ही आएंगे, ना आने का इनका मतलब ही नहीं है। एक मैंने बताई थी, किसी भी व्यक्ति का टर्निंग पॉइंट किसी भी जगह से शुरू हो सकता है। मतलब लाइफ कहीं से भी शुरू की जा सकती है। वो किसी की बात से भी हो सकती है, किसी घटना से भी हो सकती है, ठोकर लगने से भी हो सकती है, ठीक है, और खाना ना मिलने से भी हो सकती है।
किस व्यक्ति का कहाँ से टर्निंग पॉइंट आ जाए उसका कुछ पता नहीं है। वो उन्हीं के लिए महत्वपूर्ण है जो आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ने का तरीका जानना चाहते हैं। एक काफ़ी समय की बात होगी, कल उससे मेरी मुलाकात हुई थी। एक लड़की आई थी मेरे पास पढ़ने के लिए, उसके फादर आए साथ में और उसके 2 भाई आए पढ़ने के लिए। उसको पढ़ाया, उसके फादर एडमिशन करा गए यहीं पर। जब उस लड़की को पूरा सिस्टम समझा दिया तो दूसरे दिन वो लोग फिर आ गए। हमने कहा कल तो एडमिशन हो गया आपका, आज किस लिए आ गए? हमने सोचा कुछ समझना आएगा, कुछ समझ में नहीं आया होगा तो वो समझ लीजिए। फिर उसके फादर ने कहा कि जी जो ये मेरा लड़का है ये भी जानना चाहता है कुछ। मैं कहने लगा ठीक है। मैं कहा क्या जानना चाहते हो? उसने कहा कि सर मैं भी कुछ कर सकता हूँ क्या? कल ही मेरे साथ था वो, कल कॉपी चेक कर रहा मेरे साथ, ठीक है, मेरे ही बैच में है। अभी मैंने कहा क्यों नहीं कर सकते? फिर मैंने पूछा तुम क्या करते हो? उसके फादर ने बोला ये नोएडा किसी फैक्ट्री में काम करने जाता है और सुबह 4 बजे घर से निकल जाता है, शाम को 9 से 10 बजे के बीच में आता है। मैंने कितने पैसे मिलते हैं कि इसको 5,000 रुपये मिलते हैं। मैंने उससे कहा कि अगर तुम इतनी मेहनत मेरे कहने से 1 साल कर लो, कितने घंटे की जॉब है तुम्हारी भाई? सुबह समझ लीजिए 4 बजे जो व्यक्ति उठेगा उसकी 9 बजे से वहाँ जॉब है, 17 घंटे हो गए ना, वो भी हार्ड वर्क, ज़बरदस्त वाला हार्ड वर्क। और ऐसी भागदौड़ की ज़िंदगी में आदमी की जो ज़िंदगी है वो 10 साल कम हो जाती है। अगर वो 70 साल जिएगा तो वो 60 ही साल जीवित रहेगा। उसने कहा जी कि हाँ कर लूँगा। जब ये बाहर वाला कमरा नहीं था, यहाँ पे एक मैंने पौधा बोया हुआ था, एक बेल लगाई हुई थी। एक पौधा इस गमले में था और एक दूसरे गमले में था। चूँकि पौधों का बेहद शौक रहा था, अब नहीं है, वो सब बाहर रख दिए थे, मकान बनाता तो सब उन्हें उठा करके ले गए। वो पौधे किसी उद्देश्य के ही लिए लगाए गए थे कि किसी बच्चे को समझाया जा सके। एक जो पौधा था उसके बराबर में मैंने एक छोटी सी डंडी लगाई हुई थी और एक रस्सी बांध करके उसको सहारा दिया हुआ था। सेम डेट और सेम जगह पर और समान तरीके से दोनों की देखभाल में करता था। मुझे ऐसा नहीं था इसमें पानी दिया तो इसमें नहीं दिया। हम उसको लेकर के गए कि भाई जितेंद्र नाम है उसका, कि आओ बाहर तक चलते हैं। उसने कहा जी चलो ठीक है। मैं कह रहा ये क्या है? उसने देखा कि जी सर पौधे हैं। मैंने बताया इसके बराबर में मैंने एक डंडी गाड़ी ली और एक ये है, इसको मैं खाद पानी में ठीक इतना ही देता हूँ जितना इसको मिलता है। उसकी लंबाई थी इतनी और जिसके बराबर में सहारा नहीं था उसकी लंबाई थी इतनी, वो उससे 4 गुना ऊपर था। अगर सही समय पे किसी को सहारा दिया जाए तो वह तेजी से ग्रोथ करता है। जिस समय उसको ज़रूरत है उस सहारे की, उस पौधे को सहारा मिला, जबकि एक जैसे ये वातावरण, एक जैसे समान तरीके से हर चीज़ मिल रही है, उसको सहारा मिला, वो तेज़ी से ऊपर पहुंच गया। आपको वो सहारा आज मिलेगा अगर आप उस सहारे का फ़ायदा उठा पाए तो 1 साल में कामयाब भी हो जाएंगे। फिर आपको कुछ बहुत ज़्यादा नहीं समझा दिया गया, कम से कम 70-80 हज़ार रुपये से सैलरी मिलेगी, शुरू होगी। वहाँ 5 है, तुम पूरे साल में नहीं कमा पाओगे जो 1 महीने में कमाओगे। अब उसने बीए का प्राइवेट भरा हुआ था, बीए भी उसकी होगी, वैकेंसी निकल गई, लड़का आया तैयारी के लिए, 100% तैयारी की, सफल होकर के दिखाया। आगरा नगर निगम इंटर कॉलेज था, उसमें उसका ज्वाइन करा दिया गया उसको। वहाँ से फिर उसने ट्रांसफ़र करा लिया। अभी इसी साल हापुड़ में आया है। हापुड़ में आने के बाद मौका भी वहीं मिला, तो मेरे अंडर ही काम करने के लिए। वो अब उसमें बेहद बदलाव था। तो जब अगर हमें कोई सहारा मिल रहा है तो उसको हमें तुरंत फ़ायदा उठाना चाहिए। सहारे जीवन में कभी कभी मिलते हैं, मौके जीवन में कभी कभी मिलते हैं। रवि वर्मा की एक उक्ति मैं बीच बीच में आपको बता देता हूँ। जब जो रवि वर्मा थे, जब वहाँ से जा रहे थे, उन्हें कला सीखने के लिए भेजा जा रहा था, उन्होंने एक बात बोली थी
रवि, जीवन में मौके कभी कभी मिलते हैं। जो व्यक्ति उन मौक़ों का, उस मौके का लपक करके स्वागत करते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं। जो उनका सही से स्वागत नहीं कर पाते, वो जीवन भर फिर यहीं रह जाते हैं। जब भी आपको मौके मिले, उनका फ़ायदा उठाइए और आगे बढ़िए। तो ये मौके लाइफ में कभी कभी मिलेंगे, कभी कभी का ही फ़ायदा उठाना है, खासकर लड़कियों को। ऐसे ही एक लड़का आया था, शिवम नाम था, वो जानते हैं उसको। वो बहुत कम एज का लड़का था, 22 साल की एज रही होगी, हाँ पूरी हुई थी उसके लिए। और वो बहुत लंबी सर्विस करेगा, लगभग 43 साल की सर्विस करेगा। शायद उस कॉलेज के इतिहास में किसी की भी इतनी लंबी सर्विस नहीं रही होगी। शिवम गुप्ता नाम था, है ना। अब उसने आया तो उसके टेस्ट पेपर में ऐसे जैसे आपको टेस्ट देते हैं उसको भी दिया। हमारा पूरा सिस्टम है भाई, अगर किसी के टेस्ट में, दोबारा टेस्ट में भी नंबर कम आए, 1 हफ्ते पढ़ाया जाता, पहले 1 हफ्ते का ही टेस्ट लिया जाता, आपसे भी लिया। अगर 1 हफ्ते की पढ़ाई में आप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए तो 1 साल की में बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ये शर्त होती है बच्चों से पढ़ाने के लिए। उसके फर्स्ट टेस्ट में आए थे 3 नंबर। हमने उसको मौका नहीं दिया, उसको मना कर दिया। उसकी परिस्थिति हो सकती है क्योंकि वो संघर्षशील था, खुद करना था, खुद ही खाना था उसको, बेहद संघर्षशील बच्चा है। और जब उसको मना कर दिया कि नहीं पढ़ाएंगे, तो किसी तरीके से वो दोबारा से आ गया, एक मौका और दे दीजिए। दोबारा में उसके बहुत अच्छे नंबर आए, आज भी उसका रिजल्ट है हमारे पास और ग्राफ पूरा बना हुआ है। फिर उसने ऐसी रेस लगाई कि क्लास में हर व्यक्ति को उसने पीछे छोड़ दिया। उसने उस पॉइंट का फायदा उठाया, तो सब कुछ छोड़िए, आप उसी में लगिए। और आज वो बढ़िया कॉलेज है मेरठ के, ठीक है भाई। तो ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं, आप उनसे सीख सकते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने समय का सदुपयोग किया हो, मौके का फ़ायदा नहीं उठाया और वो बढ़ा ना हो। सब बढ़ जाते हैं। तो उस जो मौके मिलते हैं उनका लाभ उठाइए। हो सकता है जो मौका आपको आज हो, कल हो या ना हो सकता है जीवन में कभी आ ही नहीं फिर आपके पास। ये तो ऐसे उदाहरण हैं जो मेरे साथ ही हैं, मतलब आसपास ही हैं, लेकिन इनकी काबिलियत भी है। अगर जरा सा पता चल जाए किसी भी चीज़ का, वो तुरंत से अपने आप चुंबक की तरह खिंच करके भी आ जाते हैं एकदम से, मात्र उनसे कहने की देर होती है। तो ऐसे व्यक्तित्व है इनमें, वास्तव में कुछ क्वालिटी है, तभी कामयाब हो पाएंगे। 85 नंबर सवाल देखेंगे। सिगरिया की कितनी गुफाओं में चित्रों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? 2। बादामी गुफाएं कहाँ स्थित हैं? कर्नाटक में। किस किस से संबंधित है? हाँ, हिंदू कह सकते हैं, ब्राह्मण कह सकते हैं, जैन का मिश्रण कह सकते हैं। बादामी गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? ब्राह्मण धर्म तथा जैन धर्म से। बादामी गुफाओं की खोज का श्रेय किसे जाता है? स्टेला क्रैमनिस। इंपॉर्टेंट सवाल है। बादामी गुफा की छत पर बने दृश्यों में कौन सा दृश्य शिव विवाह से संबंधित है? प्रथम, बादामी की एक गुफा में चालुक्य राज मंगलेश्वर का शिलालेख मिला है। यह किस सन का है? 578। बादामी में कुल कितनी गुफाएं हैं? 4। बादामी में जैन धर्म से संबंधित कितनी गुफाएं हैं? 1। बादामी गुफा के चित्र किन राजाओं ने बनाए? मंगलेश। बादामी का रंगीन चित्र किसने अपने पुस्तक में प्रकाशित कराया? कार्ल खंडालवाला। सित्तनवासल गुफा तंजौर जिले में स्थित है। यह किस राज्य के अंतर्गत आता है? तमिलनाडु। सित्तनवासल गुफाओं का निर्माण कब हुआ? 600 से 650। सित्तनवासल गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित हैं? कृष्णा नदी। इंपॉर्टेंट सवाल है। सित्तनवासल गुफा किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म। एलोरा गुफाएं अजंता से कितने किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं? लगभग 135। एलोरा गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? हाँ, उपयुक्त सभी। फास्ट इसलिए बोल रहे हैं, आप कर सकते हैं इसको, फिर भी किसी को अगर लग रहा नहीं कर पा रहे हैं तो हम थोड़ा स्लो कर देंगे उसको, ठीक है? बोल दीजिएगा। एलोरा गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? उपयुक्त सभी। हाँ, एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? 34। किस किस धर्म से हैं? 12 किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध। वेरी गुड। और 5 और बाकी की? गुड। एलोरा में ब्राह्मण गुफाएं किस काल की हैं? 8वीं से 10वीं सदी। एलोरा में जैन धर्म से संबंधित कितनी गुफाएं हैं? 5। एलोरा में गुफा संख्या 1 से
गुफा संख्या 12 तक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध। एलोरा का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? कैलाश गुफा मंदिर। एलोरा के कैलाश गुफा मंदिर का निर्माण किसने कराया? कृष्णदेव राय प्रथम। एलोरा में कौन सी इंद्र सभा के नाम से पुकारी जाती है? 32वीं। एलोरा की किस गुफा में अवलोकितेश्वर की प्रतिमा है? गुफा संख्या 6। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किस गुफा में स्थित है? गुफा संख्या 16। अभिलषितार्थ चिंतामणि की रचना कब हुई? 1129 में। त्रिषष्ठी श्लाका पुरुष चरित की रचना किसने की थी? हेमचंद्र। पाल शैली का मुख्य केंद्र क्या था? बंगाल। पाल शैली के चित्र मुख्यतः किस धरातल पर बने हैं? ताड़पत्र। सबसे अच्छा ताड़पत्र? गुड। इतिहासकार लामा तारानाथ ने पाल शैली को किस नाम से पुकारा है? पूर्वी शैली। पाल शैली का संरक्षक कौन था? पाल राजवंश। इंपॉर्टेंट सवाल है। पाल शैली के मुख्य चित्रकार कौन थे? धीमान और वितपाल। पाल शैली के चित्र बौद्ध धर्म से के किस संप्रदाय से संबंधित है? महायान। पाल शैली के चित्र ताड़पत्रों में की बनी पोथियों में अंकित हैं। इन ताड़पत्रों की नाप क्या है? 22.5 गुणा 2.5। जैन शैली के चित्रों का धरातल क्या है? उपयुक्त सभी। कपड़ा, कागज, ताड़पत्र। जैन शैली को किन विद्वानों ने पश्चिम भारतीय शैली कहा? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने। जैन शैली को अभ्रंश शैली किस विद्वान ने कहा? राय कृष्ण दास ने। कल्पसूत्र की कौन सी कृति स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है? 1467 ईस्वी की प्रति। किससे संबंधित चित्र है इन पे? पार्श्वनाथ और महावीर के चित्रों का वर्णन है। 1451 में लिखी गई बसंत विलास की कृति का धरातल क्या है? कपड़ा है। इसमें क्या है? प्रेमियों के मिलन के चित्र हैं बसंत विलास में। जैन शैली को गुजरात शैली नाम से किसने संबोधित किया है? चमनलाल मेहता। राजस्थानी शैली किन शैली से विकसित हुई है? अभ्रंश शैली से। 125 सवाल हैं और इसमें बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको अच्छे से याद करिएगा।